नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से आप सभी के समक्ष करंट अफेयर की जो सीरीज हम लेकर चल रहे थे उसी का अगला पार्ट लेकर आए हैं। और करंट अफेयर में आज कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। करंट अफेयर का वही अपना स्टाइल है, करंट प्लस स्टैटिक दोनों का मिक्सअप हम लेकर चल रहे हैं। तो आइए देखिए, जो पहला पॉइंट है कि अनंतताल झील को मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित किया गया है। क्या घोषित किया गया? मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित किया गया। अब क्वेश्चन ये है कि अनंतताल झील एक्चुअली में है कहाँ? तो पहली चीज आपको पता होना चाहिए, अनंतताल झील जो है वो दिल्ली में है और इसकी स्थापना अनंग पाल तोमर थे, तोमर वंश के शासक थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। अनंगपाल तोमर की ही पुत्री थी संयोगिता, जिनका विवाह पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था और एक लव मैरिज थी। और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य तराइन का युद्ध हुआ था 1191 प्रथम, और 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। प्रथम में पृथ्वीराज चौहान जीते थे, लेकिन दूसरे में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। ठीक, फिर उसके बाद मोहम्मद गौरी और अनंगपाल तोमर के मध्य 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। तो ये कुछ हिस्ट्री से कनेक्ट होता हुआ पॉइंट है। ठीक है, तो हमारा तो यही तरीका है कि करंट अफेयर को स्टैटिक पार्ट से जोड़ दिया जाए। क्लियर? तो अनंतताल झील जो इसको मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित किया गया है, ये स्पेशली दिल्ली में है। अब आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं अगर आपने पढ़ा नहीं है, क्योंकि ज्यादातर हमने पढ़ रखा है अपने दिमाग में जो ताल नामक झीलें होंगी वो स्पेशली उत्तराखंड में होंगी। क्लियर? लेकिन अनंतताल जो झील है ये कहाँ है? दिल्ली में। अगला, दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क विकसित करेगा कौन? हरियाणा। हरियाणा जो है दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क विकसित कर रहा है, दुनिया का। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि नाइट सफारी या सफारी पार्क सबसे पहले किस राज्य ने बनाया? तो उत्तर प्रदेश में। क्लियर? लेकिन यहीं पर एक पॉइंट और है कि नाइट सफारी, कौन सा? नाइट सफारी पार्क या नाइट स्काई सेंचुरी, नाइट स्काई सेंचुरी किस राज्य ने बनाया अभी हाल ही में? तो लद्दाख ने। नाइट स्काई सेंचुरी लद्दाख ने। पहला सफारी पार्क उत्तर प्रदेश ने, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क हरियाणा। अब बात हरियाणा की आ गई, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। ठीक है। अगला, एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित जैव गैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? पंजाब में किया गया। कहाँ पर किया गया? पंजाब में। संपीड़ित जैव गैस को इंग्लिश में बोलते हैं सीबीजी, शॉर्ट फॉर्म है। सीबीजी अर्थात कॉम्प्रेस्ड बायोगैस, जैसे सीएनजी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएलजी कॉम्प्रेस्ड लिक्विड गैस। ठीक है, इसी प्रकार सीबीजी अर्थात संपीड़ित जैव गैस का उद्घाटन हाल ही में पंजाब राज्य में किया गया है। ठीक। अगला, वैश्विक पहल लाइफ मूवमेंट की शुरुआत किसने की है? तो वैश्विक पहल लाइफ मूवमेंट की शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री ने की है। ठीक। अब लाइफ मूवमेंट का अर्थात लाइफ का फुल फॉर्म क्या होता है आप जान लीजिए। लाइफ का फुल फॉर्म होता है लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट मूवमेंट। क्या होता है? लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट मूवमेंट। क्लियर? तो वैश्विक पहल लाइफ मूवमेंट की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की। ठीक। अब ये जो लाइफ स्टाइल मूवमेंट है इसकी शुरुआत स्पेशली किसकी घोषणा कहाँ की गई थी? इसकी घोषणा COP26, और COP26 कहाँ हुआ था? ग्लासगो में हुआ था। किसमें की गई थी इसकी? COP26, और COP26 कहाँ हुआ था? ग्लासगो में। क्लियर? COP26 ग्लासगो, और इसी में लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है लाइफ मूवमेंट। अगला, पल्ली, लेकिन अभी यहाँ पर आज COP27
COP27 जो है वो कहाँ होता है? वो मिस्र में होता है, अर्थात इजिप्ट में। लेकिन COP28 कहाँ होगा? COP28 यूएई में होगा। कहाँ होगा? यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। COP28 यूएई में, COP27 शर्म अल शेख मिस्र में, COP26 ग्लासगो में। क्लियर? आगे और एक चीज आप जान ले, पल्ली स्पेशली जम्मू कश्मीर में एक गांव है, और पल्ली भारत का पहला गांव है जो कि कार्बन तटस्थ पंचायत बन गई है। पल्ली भारत की पहली पंचायत है जो कार्बन तटस्थ पंचायत बनी है, और जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में है। कहां पर है? पल्ली कार्बन तटस्थ पहली पंचायत है देश की। क्लियर? जो कि कार्बन तटस्थ पहली पंचायत पल्ली है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में के सांबा जिले में है। कहां पर है? सांबा जिले में। ठीक, अब यहीं पर एक पॉइंट है कि भारत शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कितना माना है भारत ने? तो भारत ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन 2070 तक लक्ष्य पूरा करने की बात की है, लेकिन बिहार ने 2040 तक, बिहार राज्य का शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन 2040 तक, जबकि भारत का अपना लक्ष्य कितना है? 2070 तक। क्लियर? अगला पॉइंट है गाय, पहली गाय के गोबर आधारित संपीड़ित बायोगैस परियोजना का शुभारंभ किसने और कहां पर किया है? तो गाय के गोबर से संपीड़ित बायोगैस बनाई जाएगी। ये एक्चुअली में जिस कंपनी ने शुरू किया उस कंपनी का नाम है HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्लियर? और ये संचोर जो कि राजस्थान में स्पेशली इसकी शुरुआत की गई, शुभारंभ कहा किया गया? राजस्थान में। लेकिन इसके 2-3 पॉइंट जान लीजिए। ये गोबर धन स्कीम के तहत स्कीम शुरू की गई है, गोबर धन स्कीम। इसकी इस योजना की शुरुआत एक्चुअली गोबर धन स्कीम की शुरुआत उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव 2022 में हुए थे, तो उस समय प्रचार के दौरान हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इसका अनाउंसमेंट किया था। उन्होंने कहा था कि पशु पालना सिर्फ और सिर्फ दुधारू पालना सिर्फ दूध के लिए नहीं, अब हम आपके लिए एक ऐसी स्कीम लेकर आ रहे हैं जो कि उसका गोबर भी आपके काम आएगा। तो उस गोबर से बायोगैस बनाई जाएगी, और स्पेशली इसमें एक दिन में 100 टन, ठीक है, कितना? 100 टन गोबर प्रतिदिन यूज होगा, जिससे बायोगैस का उत्सर्जन होगा, बायोगैस बनाई जाएगी। क्लियर? अगला, भारत का पहला इथेनॉल संयंत्र बिहार में। इथेनॉल कहाँ है? बिहार में हो रहा है। भारत का पहला संयंत्र स्थापित किया गया बिहार के जिले पूर्णिया में। और स्पेशली आप जान लें कि इथेनॉल का जो फार्मूला होता है वो होता है C2H5OH, या इसी को एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कोहल। ठीक। और आप एक चीज जान लें, एक्चुअली में इसमें क्या है, एथेनॉल में हम एथेनॉल का डीजल पेट्रोलियम में कुछ परसेंट इस्तेमाल करके काम चलाएंगे, जिसकी वजह से आगे आने वाले समय में हम पेट्रोलियम पर जो हमारी निर्भरता है, जिस पर हम निर्भर करते हैं, वो कम होती जाएगी और हमें आयात कम करना पड़ेगा। इससे हमारी अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी और साथ ही साथ हमारा काम भी चलता रहेगा, और ये धीरे धीरे परसेंटेज हम बढ़ाते रहेंगे ऐड करने वाला पेट्रोल पे डीजल में, पेट्रोलियम में। क्लियर? एथेनॉल, तो एथेनॉल का फुल फॉर्म C2H5OH है, इसको अल्कोहल बोलते हैं। और एक चीज आपको बता दूं कि एथेनॉल का सर्वाधिक उत्पादन यूएसए में होता है। कहाँ होता है? यूएसए, अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आगे बात समझ में। अब बात बिहार की आ गई, तो बिहार के 2-3 पॉइंट जान लिए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं। और स्पेशली बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है, तो बिहार के 7 जिले नेपाल से सीमा साझा करते हैं। कितने जिले? 7 जिले नेपाल से सीमा साझा करते हैं, और लगभग 8 जिले उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं बिहार के। ठीक।
अगला, दुनिया की पहली मछली पकड़ने वाली बिल्ली की जनगणना की गई है। तो इसकी जनगणना कहाँ की गई है? चिल्का झील में की गई। चिल्का झील उड़ीसा में है और एक्चुअली में उड़ीसा में ये जो चिल्का झील है भारत की सबसे बड़ी झील है, लेकिन ये खारे पानी की झील है। कैसी झील है? खारे पानी की। एक लैगून झील का उदाहरण है चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी झील है लेकिन खारे पानी की झील है, उड़ीसा में है। और ये जो बिल्ली की जनगणना की गई है, ये लगभग इनकी जो संख्या पाई गई है वो 176 फिशिंग कैट्स पाए गए हैं। 176 बिल्ली पकड़ने वाली मछलियां पाई गई, फिशिंग कैट। कितनी? 176। इसकी जनगणना की गई। दुनिया में पहली मछली है, पहली मछली पकड़ने वाली बिल्ली की जनगणना चिल्का झील में की गई। और चिल्का झील कहाँ है? उत्तर भारत में, भारत के उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। ठीक है। अगला, इस समय ये आचरण समिति कुछ ज्यादा ही सुर्खियों में है। क्यों है? आइए जानते हैं। तो अगर आपकी जानकारी में अगर आप न्यूज से संबंध रखते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, अर्थात जिनको दीदी के नाम से जानते हैं, उनकी एक सांसद है महुआ मोइत्रा। महुआ मोइत्रा ने इल्जाम लगाया कि एक्चुअली में जो सांसद होते हैं उनको एक ईमेल आईडी प्लस उसका पासवर्ड उनको दिया जाता है। उसके अलावा एक मॉनिटरिंग करने के लिए एक शख्स होता है जिसके पास कोड होता है, उनका पासवर्ड होता है सांसदों का। तो उन्होंने उन पर ब्लेम लगाया था कि इन्होंने मेरे पासवर्ड का मिसयूज किया और उसका विदेश में इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से मेरी जो जानकारी है वो एक्चुअली में जो कि एक्चुअली में ये हमारी सिक्रेसी का खुलासा हो गया। अर्थात हमारी जो रहस्य है, जो हमारा जो सिक्रेसी है उसको डिस्क्लोज किया गया है। ठीक है। तो इन सब चीजों का इल्जाम लगाया। तो फिर एक्चुअली में ये क्या है? एक आचरण है। आप किसी दूसरे सांसद पे ब्लेम कर रहे हैं कि आपके आचरण को शोभा या आपके बिहेवियर को ही बता रहा है। तो इसके लिए एक समिति बनाई गई, आचरण समिति की स्थापना 1997 में पहली बार की गई थी और ये सबसे पहली बार राज्यसभा में गठित की गई थी। फिर 2000 में लोकसभा में इसकी जरूरत पड़ी। ठीक है। और ये आचरण समिति को ये सौंपा जाता है काम कि ये जो सांसद हैं जो ये ब्लेम लगा रहे हैं किसी दूसरे सांसद पर, ये क्या सही है क्या गलत है, इसकी रिपोर्ट आज सौंपें और इसकी जांच करके। तो अगर जांच में पाया जाता है कि जो ब्लेम लगाया जा रहा है वो अगर गलत है या सही पाया गया, तो सही पाने के आधार पर उस सांसद को उसकी सदस्यता से उसको निलंबित कर दिया जाता है। ठीक है। तो हाल ही में महुआ मोइत्रा को सांसदीय पद से निलंबित कर दिया गया है और इसीलिए काफी सुर्खियों में रही आचरण समिति। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। तो आइए आचरण समिति के बारे में बात करते हैं। जब राज्यसभा में 1997 में आचरण समिति बनी तो उस समय राज्यसभा के सांसद थे के.आर. नारायणन। क्लियर? अब के.आर. नारायणन की बात बता दूं मैं आपको कि जो राज्यसभा का सभापति होता है, राज्यसभा के सभापति थे के.आर. नारायणन, और जो राज्यसभा का सभापति होता है आपको पता है कि वो उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेनाध्यक्ष होता है। अर्थात के.आर. नारायणन वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे देश के। क्लियर? 1997 में। फिर उसके बाद 2000 में लोकसभा में आचरण समिति गठित की गई, जिसके तहत फिर ये जो गठित की गई है अस्थायी समिति गठित की गई, या इसी को तदर्थ समिति, एडॉक इंग्लिश में एडॉक समिति या कमेटी बोलते हैं, जिसकी वजह से स्पेशली फिर इसको 2015 में स्थायी समिति का दर्जा दे दिया गया। क्लियर? तो ये है आचरण समिति। तो आचरण समिति का काम क्या है ये आपको पता चल गया। और इसमें राज्यसभा के लिए जो आचरण समिति गठित की गई, इसमें 10 सदस्य थे, 10 मेंबर्स। लेकिन जो लोकसभा के लिए समिति गठित की गई, इसमें टोटल 15 सदस्य हैं और इनका कार्यकाल 1 ईयर का होता है। कितने साल का होता है? 1 साल का। आगे इतनी बात समझे। अब आइए, अब बात समिति की आ गई।
तो एक दो समितियों की पे हम चर्चा कर लेते हैं। हमारे संविधान में दो प्रकार की स्पेशली समिति गठित की गई है। वो कौन कौन सी हैं? एक अगर बात समिति की जाए, एक स्थायी समिति होती है, एक अस्थायी समिति, या अस्थायी समिति को हम तदर्थ समिति भी बोलते हैं। क्लियर? स्थायी समिति को इंग्लिश में स्टैंडिंग कमेटी भी बोलते हैं और इसको एडॉक कमेटी बोलते हैं। आगे बात समझिए। स्थायी समिति की जो कार्य होता है वो 1 ईयर होता है, और जो अस्थायी समिति होती है इसको इसलिए जिस कार्य के लिए समिति गठित की जाती है उस कार्य के समाप्त होने पर ही समिति स्थगित हो जाती है। क्लियर? तो स्थायी समिति के 1 साल होता है। इनके जो लोगों का चयन होता है, लोकसभा अध्यक्ष या तो स्वयं समिति गठित कर लेता है, लोगों को चुन लेता है, या चुनाव के माध्यम से समिति गठित कर ली जाती है। तो इस प्रकार से कुछ प्रमुख समितियां हैं हमारे यहाँ। उसमें से जो सबसे प्रमुख समिति जो सर्वाधिक पूछी जाती है, आपके बाद मैं बात कर रहा हूँ लोक लेखा समिति। बात अगर लोक लेखा समिति की करूं तो लोक लेखा समिति लोक लेखा समिति जिसको स्पेशली इंग्लिश में बोलते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक, लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य। बहुत आयोग का फेवरेट पॉइंट क्वेश्चन है ये। और इनमें से 22 में से 7 राज्यसभा के सदस्य तथा 15 लोकसभा के सदस्य होते हैं। लेकिन लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है अर्थात चेयरमैन होता है वो विपक्ष का नेता होता है। ठीक है, और विपक्ष ये तय करेगी जो विपक्ष का नेता होता है। इस समय लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं लोकसभा में। ठीक, और ये जो सदस्य 22 होती है कोई भी मंत्री नहीं होता है, पहली चीज तो। आगे बात सुनिए। उसके बाद अगर हम बात करें लोक लेखा समिति में तो इसका जो काम होता है, इसका काम ये होता है कि काय यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि एक्चुअली में अनुच्छेद 148 इस पद का की बात की गई हमारे संविधान में। और स्पेशली ये लोक लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पूरे संविधान में सबसे प्रमुख पद माना है। ठीक, आइए तो लोक लेखा यथार्थ कैग रिपोर्ट सौंपता है लोक लेखा समिति को। तो लोक लेखा समिति जांच पड़ताल करती है, उसके आधार फिर पुनः लोक लेखा समिति को सौंप देती है। तो लोक लेखा समिति का ना किसको बोला गया है? कैग को बोला गया है, या गाइडेंस। ठीक है, अगला है प्राक्कलन समिति। और प्राक्कलन समिति से क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ी समिति कौन है? तो प्राक्कलन समिति। इसमें 30 सदस्य होते हैं। ये 30 के 30 सदस्य लोकसभा से चयन किया जाता है। और इसमें लोक प्राक्कलन समिति में जो अध्यक्ष होता है, ये अध्यक्ष जो है सत्ता पार्टी का होता है, सत्तारूढ़ पार्टी का सदस्य होता है, वो अध्यक्ष होता है। लेकिन कोई भी मंत्री इसमें सदस्य इसका प्राक्कलन समिति का नहीं होता है। सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति। इस प्राक्कलन समिति को स्टेटमेंट कमेटी ही बोलते हैं। ठीक है, इसका काम क्या है? एक्चुअली में बजट में जो प्रस्तावित राशि जो घोषित की जाती है उसकी जांच पड़ताल, उसकी समीक्षा करती है। जैसे मान लीजिए यह हुआ कि 100 करोड़ रुपया मनरेगा के लिए इस बार के बजट में अनाउंसमेंट किया गया, तो वो एक्चुअली में 1 करोड़ रुपया जो 100 करोड़ रुपया का अनाउंसमेंट किया गया मनरेगा के लिए, वो एक्चुअली 100 करोड़ रुपया गया कि नहीं गया? गया है तो उसका इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है तो सही तरीके से उसका इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ? पब्लिक तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा? ये सारा काम प्राक्कलन समिति का होता है। क्लियर? अगला एक होती है लोक उपक्रम समिति। कौन सी होती है? लोक उपक्रम समिति। इसको बोलते हैं कमेटी ऑन पब्लिक। क्या बोलते हैं? कमेटी। लोक लेखा समिति आप में से ज्यादा लोगों को पता होगी, प्राक्कलन समिति के बारे में भी पता होगी, लेकिन लोक उपक्रम समिति होती है, लोक उपक्रम समिति। क्लियर? लोक उपक्रम समिति में भी 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में 22, इसमें 22। जिस प्रकार वहां पर राज्यसभा से 7 सदस्य तथा लोकसभा से 15 सदस्य होते वैसे इसमें भी, लेकिन उनका अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है और इसका अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है। लोकसभा अध्यक्ष होता है किसका? लोक उपक्रम समिति का। क्लियर?
आगे बात समझ में। और इसमें भी कोई भी मंत्री या कैबिनेट का कोई भी मंत्री शामिल नहीं होता इस समिति में। तो ये कुछ 3 समितियां थी जिनका मैंने आज चर्चा की है। आगे फिर सुर्खियों में रहेगा, फिर 1-2 समिति की बात कर लेंगे, वरना लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। और मुझे पता है आप बड़े लेक्चर देखना पसंद नहीं करते। हम बात वही करेंगे जो आपको पसंद होगी, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जो आपको पसंद ना हो। आइए, अभी हाल ही में नागालैंड, जो कि पूर्वोत्तर का एक राज्य है हमारा, नागालैंड ने अर्बन लोकल बॉडीज अर्थात शहरी स्थायी निकायों को की महिलाओं को इलेक्शन में 33% रिजर्वेशन देने की बात की। किसने की? नागालैंड। अब बात नागालैंड की है तो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रिगो। कौन है? नेफ्यू रिगो है। इनकी कैपिटल कोहिमा है नागालैंड की। नागालैंड की जो लैंड बाउंड्री है स्पेशली 3 राज्य और एक देश से सीमा साझा करता है नागालैंड। 3 राज्य, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में असम पश्चिम में, और दक्षिण में मिजोरम तथा मणिपुर, और फिर उसके बाद पूर्व में म्यांमार की सीमा साझा करता है। नागालैंड से 3 राज्य और एक देश म्यांमार हो गया, अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर, इन 3 राज्यों की सीमा साझा करते हैं नागालैंड से। नागालैंड में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसका नाम है सिंगफम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सिंगफम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्लियर? सिंगफम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है आपको पता होना चाहिए। नागालैंड सुर्खियों में आ गया, इसलिए हम इस समय नागालैंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर पूछ लेंगे नागालैंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा होगा तो आपको बता दो दीमापुर है। कौन सा है? दीमापुर। क्लियर? तथा नागालैंड का एक पॉइंट और है कि नागालैंड एक्चुअली में मैंने बताया था कि जो ये राज्य है पूर्वोत्तर के, जो नए राज्यों का गठन किया गया है, ये जितने भी राज्य मिलेंगे 371 में मिलेंगे, सारे के सारे 371 आर्टिकल में मिलेंगे। लेकिन 371 किसमें? तो 371A में नागालैंड की बात की गई है। नागालैंड की स्थापना अनुच्छेद 371A के तहत की गई है। क्लियर? और 1 दिसंबर को की गई है। 1 दिसंबर को नागालैंड दिवस मनाते हैं। लेकिन इसी 1 दिसंबर को इनके यहाँ बहुत ही फेमस फेस्टिवल होता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल। क्लियर? हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड से संबंधित है, आपको पता होना चाहिए। क्लियर? अगला INF पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ने तैयार किया, जो कि पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ? केरल में है। स्पेशली इस ऐप की जरूरत क्या पड़ी तो अगर आपको पता हो 1.5 साल पहले एक मंदिर था, सबरीमाला मंदिर बहुत ही सुर्खियों में रहा है, क्योंकि वहां पर महिलाओं को जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। एक्चुअली प्रतिबंध था ही, तो उसको लेकर काफी सुर्खियों में मंदिर रहा सबरीमाला मंदिर। तो सबरीमाला मंदिर आप जाएंगे तो जो पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होकर ही जाना पड़ता है, स्पेशली आसपास से, तो काफी जंगली एरिया है। तो यहाँ पर जंगली जो जीव जंतु हैं उनसे रक्षा हो, लोगों की उनसे निगरानी रखी जा सके लोगों पर, इसलिए इस ऐप IN ऐप का निर्माण किया गया, को बनाया पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ने। क्लियर? नेक्स्ट, अभी हाल ही में यूके साथ यूनाइटेड किंगडम नहीं गया, उत्तराखंड जो है वहां पर उसके 15 उत्पादों को GI टैग दिया गया है। तो हमने 15 तो नहीं लिखा, लेकिन जो पूछे जाने की उम्मीद है मैंने उनको लिख लिया है, तो आप सुन लें। वो 15 GI टैग में 5-6 कौन से हैं? तो पहला है ब्रिक टी, बेरीनाग टी, बिच्छू, ब्यूटी फैब्रिक, मंडुआ और झंगूरा। ठीक, ये कुछ प्रमुख वहां पे GI उत्पाद है उत्तराखंड के, और उनके प्रमुख GI टैग प्राप्त उत्पाद हैं उत्तराखंड के। तो उत्तराखंड की बात आ गई, तो उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड को देवस्थली बोला गया है। उत्तराखंड से ही कि देहरादून से स्पेशली हमें गंगा उत्तराखंड से निकलती है हमारी, ठीक है। और उत्तराखंड की राजधानी आप को पता होना चाहिए, ठीक। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। तो ये कुछ प्रमुख चीजें हैं करंट अफेयर। आपको कैसा लग रहा है ये करंट अफेयर? कमेंट के माध्यम से आप बताएं कि स्टैटिक प्लस करंट के ये जो मिक्सअप
चल रहा है वो कैसा लग रहा है। ठीक है, तो आश्रय का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।